आदाब, बेबाक मुनसिफ में आप सभी का इस्तकबाल है। मैं हूं खुर्शीद रब्बानी। आज हम बात करेंगे अब इंडिया पर ही चलेगा नीतीश कुमार का तीर, और ये सवाल उठाने के पीछे कई सारी जो है वजूहात हैं। आप देख रहे होंगे पिछले 2-3 दिन से जो बिहार की सियासत है, जो बिहार की पॉलिटिक्स है, उसने पूरे ही मुल्क की तवज्जो जो है अपनी तरफ की हुई है कि आखिर होने वाला क्या है। दरअसल बिहार में तेजी से सियासी हालात बदलते दिख रहे हैं। बिहार में महागठबंधन की हुकूमत अब अपनी आखिरी सांसें गिन रही है। नीतीश कुमार के सुर भी पूरी तरीके से बदले हुए नजर आ रहे हैं। सियासी जानकारों के मुताबिक नीतीश और उनकी पार्टी अब इंडिया गठबंधन को छोड़कर एनडीए का हिस्सा बनने जा रहे हैं। नीतीश अब बीजेपी के बीच, नीतीश कुमार और जो बीजेपी है उसके बीच जो है कहा जा रहा है कि फॉर्मूला भी पूरी तरीके से बनकर तैयार हो चुका है। अब सिर्फ ऐलान होना बाकी है। उधर अगर हम बात करें आरजेडी की, और आरजेडी के जो सरबराह हैं लालू प्रसाद यादव, उनकी और उनके बेटे की आज उन्होंने मीटिंग की, और डिप्टी सीएम तेजस्वी यादव जो हैं वो भी राबड़ी देवी के सरकारी बंगले पर पहुंचे थे। तमाम लीडर्स को बुलाया गया था, जो पार्टी के बड़े लीडर्स थे उनके साथ बैठक की, और बिहार की मौजूदा जो सियासी सूरत हाल है उस पर गौर व फिक्र किया। और इस सब के बीच दिल्ली में भी अमित शाह लगातार बीजेपी लीडर्स के साथ, जो बिहार बीजेपी के लीडर्स हैं बड़े और जो जिम्मेदार हैं, इंचार्ज है वहां के, उन तमाम के साथ कल से वो बैठक कर रहे हैं। एक के बाद एक बैठकों का दौर जारी है। कुल मिलाकर बिहार से लेकर दिल्ली तक हर तरफ यही चर्चा है कि आखिर नीतीश कुमार ने एक बार फिर पलटी क्यों मार ली, और नीतीश के बिना इंडिया ब्लॉक का अब क्या होगा। आज बेबाक मुनसिफ में इसी अहम मुद्दे पर हम चर्चा करेंगे कि क्या अब इंडिया पर ही चलेगा नीतीश का तीर। और इस अहम मुद्दे पर चर्चा करने के लिए हमारे साथ कई खास मेहमान जुड़ चुके हैं। हमारे साथ नजरे हसन साहब कांग्रेस से, और बीजेपी से राकेश पोद्दार जी हमारे साथ जुड़ चुके हैं। जेडीयू से रणजीत पासवान जी और सीनियर सहाफी खालिद रजा भी हमारे साथ जुड़ चुके हैं। मैं तमाम मेहमानों का इस्तकबाल करता हूं, स्वागत करता हूं। और नजरे हसन जी, पहला सवाल आप ही से। नीतीश कुमार को लेकर के पिछले लंबे वक्त से जो है वो खींचतान चल रही है। हमने भी पहले भी डिबेट की थी, और अलग अलग जो है मीडिया हाउस इसके ऊपर बात कर रहे हैं। हर रोज खबरें आ रही हैं बिहार से, और बिहार जो है वो मुल्क की पॉलिटिक्स को कहीं ना कहीं वो अलग रुख देने में वो हमेशा जो है वो आगे ही रहती है। हमने देखा है, ये इस मुल्क की सियासत ने देखा है। मगर अब जो नया मामला है वो बड़ा ही टिपिकल हो गया है इंडिया ब्लॉक के लिए, कांग्रेस के लिए। क्या माना जा रहा है जो नीतीश कुमार का तीर है, चूंकि उनकी पार्टी का जो चुनाव चिन्ह है वो तीर है, कह रहे हैं कि अब वो इंडिया ब्लॉक की तरफ ही हो गया है। क्या कहेंगे, पहला रिएक्शन क्या है? देखिए, मेरा ये मानना है कि ये मीडिया का परसेप्शन है। अभी तक तो कोई भी इंडिया अलायंस की तरफ से या नीतीश जी की तरफ से कोई ऑफिशियल स्टेटमेंट तो आया नहीं है ऐसा कुछ भी जिस पे यकीन किया जाए। तो मीडिया का एक सर्टेन मीडिया हाउस है, वो चीजों को प्रोपेगेट कर रहा है और प्रेशर बिल्डअप कर रहा है। ऐसा कुछ मेरे हिसाब से ऐसी कोई चीजें तो दिल्ली में लगातार बैठकें कर रहे हैं नीतीश कुमार की वजह से वो सारी माना जा रहा है कि बैठकें हो रही हैं, और अमित शाह जो हैं वो लगातार बैठकें कर रहे हैं बिहार के अपनी पार्टी के लीडर्स के साथ। उन तमाम लीडर्स के साथ उन्होंने बैठकें की हैं जो बिहार से आते हैं और मरकजी हुकूमत में वो वजीर हैं। उनके साथ भी बैठक की है जो स्टेट के प्रेसिडेंट हैं बीजेपी के, और जो इंचार्ज है बिहार के, उनके साथ भी बैठक की है। और माना यही जा रहा है, और आज हमने देखा लालू यादव के घर पर, राबड़ी के घर पर लालू यादव भी पहुंचे थे, पार्टी के दूसरे लीडर भी पहुंचे थे, और जो डिप्टी सीएम है वो भी थे वहां पर, वो भी हमने देखा। और साथ ही ये भी देखा कि नीतीश कुमार जो चीफ मिनिस्टर हैं और तेजस्वी यादव जो डिप्टी सीएम है वो तकरीबन 1.5 घंटा साथ रहे, मगर उनके बीच तलखी दिखी, बोलचाल उनके बीच नहीं हुई, बातचीत नहीं हुई। आज जो गवर्नर का प्रोग्राम था वहां पर भी जो है डिप्टी सीएम नहीं पहुंचे थे। तो ऐसा तो है नहीं कि ये बातें हवा में बिल्कुल भी नहीं हो रही हैं, सुगबुगाहट भी है, और माना यही जा रहा है कि फॉर्मूला भी तैयार हो गया है, वो किसी भी वक्त जो है ऐलान हो सकता है। नजरे हसन साहब, देखिए, ये सारा मीडिया का परसेप्शन है, ऐसा ग्राउंड रियलिटी ऐसी कुछ नहीं है। और ऐसी चीजें तो अभी कांग्रेस पार्टी के कुछ नोटिस में ऐसी चीजें आई नहीं है, लेकिन हम लोग भी चीजों को मॉनिटर कर रहे हैं। पार्टी भी, कांग्रेस पार्टी भी, टोटल एआईसीसी एंड कांग्रेस प्रेसिडेंट ऑफिस सारी चीजों को मॉनिटर कर रही है चीजों को। लेकिन मेरे हिसाब से ये सब मीडिया का रॉन्ग परसेप्शन है, और ऐसा कुछ होने जाने वाला नहीं है। देखिए, बिहार से आप आते हैं और बिहार के ही रहने वाले हैं, वहाँ की पॉलिटिक्स को अच्छी तरीके से समझते हैं, तो जाहिर तौर पर बिहार का, जैसे मैंने पहले भी जिक्र किया कि बिहार का जब जिक्र होता है ना, तो वो सियासत को रुख बदलने में, हिंदुस्तान की इस पॉलिटिक्स का रुख बदलने में कई बार उसने जो है अपनी अहम भूमिका निभाई है। और नीतीश कुमार के बारे में तो लगातार कहते हैं कि अनप्रेडिक्टेबल हैं, कब क्या कर जाएं, कब कौन सा कदम उठा दें, नहीं कहा जा सकता। राकेश पोद्दार जी, मैं आपके पास आता हूं। क्या कुछ, चूंकि ये तो जाहिर तौर पर अभी स्टेटमेंट तो किसी भी पार्टी का नहीं आया है, ना
इंडिया की तरफ से आया, ना जेडीयू की तरफ से आया, ना आरजेडी की तरफ से आया। हालांकि कुछ लीडर्स हैं जिनके बयानात आ रहे हैं। कल हमने देखा था कि एक्स पर जो सीएम जो है मतलब उनके खिलाफ कुछ लिखा था आरजेडी की एक लीडर ने, या कहा जाए डायरेक्ट कहा जाए तो डिप्टी सीएम की बहन या फिर लालू यादव की बेटी ने लिखा था, उसको फिर उन्होंने डिलीट भी कर दिया। तो कुछ ना कुछ तो पक रहा है साहब। ये खिचड़ी जो है ये पक तो रही है, सियासी खिचड़ी है ये, मगर ये कब तक पकेगी और कब तक जो है वो परोसी जाएगी, ये देखना बिल्कुल जो है वो सब इंतजार भी कर रहे हैं और देखना भी बाकी है। देखिए खुर्शीद जी, आपने आज जो सवाल उठाए बिल्कुल अच्छे सवाल उठाए। और मैं एक चीज कहना चाहता हूँ, लोग कहते हैं कि मीडिया के बारे में कि मीडिया ऐसे चलाती है, मीडिया चलाती नहीं। मीडिया का जो सूत्र होता है कहीं ना कहीं बिल्कुल पूरे देश में, चाहे ईवीएम मशीन के बारे में हो, चाहे चुनाव की गिनती के बारे में पहले आंकड़े लगा लेती है, तकरीबन कहीं ना कहीं उसकी जगह पे पहुंचने का काम करती है मीडिया। चलिए उस पर मैं ये बोलता, मैं आता हूँ फिर अपना नीतीश जी पे कहना चाहता हूँ। माननीय मुख्यमंत्री जी, जिस तरह एक परिवार के लोग, जो पूरा परिवार, लालू जी, राबड़ी जी, मीसा जी, उसके बाद तेजस्वी तेज प्रताप, आजकल रोनी आचार्य भी जो हमारे बिहार के मुख्यमंत्री, सम्मानित मुख्यमंत्री के बारे में उल्टा और शब्दों का उच्चारण किया। माननीय मुख्यमंत्री जी ने एक ही यही शब्द बोला था कि परिवारवाद से, वंशवाद से भारत को अलग करना, इसकी राजनीति होनी चाहिए। तो उसमें उन्होंने 3 ट्वीट किया, एक नहीं 3 बार हमला किया, जिसमें बहुत शर्मिंदगी हमारे मुख्यमंत्री को झेलना पड़ा और बिहार की जनता को झेलना पड़ा। यही भारत के प्रधानमंत्री जी ने, हमारे प्रधानमंत्री जी ने माननीय मुख्यमंत्री जी के कहने पे या हमारे सम्राट चौधरी जी के कहने पे कर्पूरी ठाकुर जी को जिस तरह भारत रत्न देने का काम किया, गुजरी के लाल को जो एक अंतिम पंक्ति में बैठे थे उनको देने का काम किया, तो माननीय नीतीश जी के कहीं ना कहीं श्रेय और हमारे सम्राट चौधरी जी की भी श्रेय इसमें जाकर भारत रत्न दिलाने में। तो मैं आ गया उसके बाद इंडी गठबंधन की भाई आज बात आपके माध्यम से मैं करना ही चाहता हूँ। इंडी गठबंधन रहा कहाँ है, जिसमें आप देख सकते हैं कि बंगाल से ममता बनर्जी जी बिल्कुल निकल चुकी है और उन्होंने कहा मैं अकेला चुनाव लड़ूंगी। और उसके बाद आप पंजाब में चले जाए, पंजाब में अरविंद केजरीवाल कर, मैं कांग्रेस को कोई सीट देने के लिए तैयार नहीं हूँ। और आप देख सकते हैं कि उसके बाद अखिलेश यादव भी कहते हैं कि अगर बहुत देर हो गई, अगर नीतीश जी हमारे साथ रहते तो मैं उनको देश का प्रधानमंत्री बनाता हूँ। तो कहीं राहुल गांधी जी जो जोरो यात्रा क्या मोहब्बत की दुकान खोलने के लिए चले, तो मुझे तो नहीं लगता कौन सी जोरो यात्रा या तोरो यात्रा में लगे हुए हैं। राहुल जी अपने मौज मस्ती करने के लिए लगे हुए, टी शर्ट पहन लिए, इतने ठंड में घूम रहे हैं, मौज मस्ती करने के लिए, उसको जोरो यात्रा नहीं कहा जा सकता, ना न्याय यात्रा है। इसके अंदर कुछ ऐसा नहीं हुआ जो उनको न्याय चाहिए। रही बात मैं आता हूं आपके बाद खुर्शीद जी परिवारवाद पे जी। देश के प्रधानमंत्री जी परिवारवाद की राजनीति को खत्म करना चाहते हैं। क्यों खत्म करना चाहते हैं कि आप देख सकते हैं कि जितनी भी पार्टियां हैं, चाहे वो पंजाब की प्रकाश सिंह बादल जी की पार्टी हो, चाहे उद्धव ठाकरे जी की पार्टी हो, चाहे हमारे अखिलेश जी मुलायम सिंह यादव की पार्टी हो, चाहे आप चले जाइए ममता बनर्जी की पार्टी हो, चाहे सुबीर सोरेन की पार्टी हो, पूरा परिवारवाद से निर्मित है। पूरा परिवारवाद ही इस पार्टी को चला रहा है और देश में कहीं ना कहीं कुर्सी पे बैठने का काम करना चाहते हैं। लेकिन हम लोगों का एजेंडा हमेशा खुर्शीद जी रहता है कि देश कैसे विकास करे, भारत कैसे विकास करे, उस एजेंडे पे नीति और नियत के साथ हम लोग आगे बढ़ना चाहते हैं। लेकिन दूसरी तरफ परिवारवाद है, वंशवाद है, इनको किसी से विकास से कोई लेना देना नहीं है। 70 साल 75 साल पूरा कोई इनको विकास से लेना देना नहीं है। सिर्फ इन लोगों के कुर्सी पे बैठना, किस तरह हम प्रधानमंत्री बन जाए हमारे बेटे, किस तरह बिहार के मुख्यमंत्री हमारे बेटे बनने जाए, उसमें विकास का कोई लेना देना नहीं है। आज लालू जी पूरा चुंगल में फंसा लिया नीतीश कुमार जी को और कहा कि मेरे बेटे को मुख्यमंत्री बनाओ, तभी कहीं ना कहीं नीतीश कुमार जी को अंदर से तकलीफ हुआ कि मैं इतना काम करने वाला व्यक्ति और भारतीय जनता पार्टी ने मुझे 18 साल अपने कंधे पे बना के मुख्यमंत्री बनाने का काम किया। लेकिन दूसरी तरफ ये लोग पोद्दार जी देखिए, अभी आपने परिवारवाद का जिक्र किया कि बहुत सारी पार्टियां हैं जो पारिवारिक पार्टियां हैं। कई लोग जो हैं आप ही की तरफ से आवाज़ उठाई जाती है कि वो प्राइवेट लिमिटेड कंपनीज की तरह चल रही हैं। तो चाहे ओपी राजभर की बात कर लें, अजीत पवार कर लें, अजीत पवार भी जो है पारिवारिक पार्टी से एक तरीके से कहा जाए तो देखिए वहीं से ही आए हैं। शिवसेना जो थी पहले वो भी परिवार की पार्टी थी, वो आपका मतलब एनडीए का हिस्सा थी। ठीक है साहब, महबूबा मुफ्ती भी एनडीए का हिस्सा थी। महबूबा मुफ्ती और अकाली दल को इन सब ने छोड़ा है एनडीए को, आपने उनको बाहर नहीं निकाला सिवाय महबूबा मुफ्ती के। वहां गठबंधन टूटा था चूंकि हुकूमत गिरानी थी, एक पूरी प्लानिंग के तहत वो काम हुआ था। मगर ये सब तो आपके साथ भी थे। बीजेपी के अंदर भी बहुत सारे ऐसे लीडर्स हैं जिनके जो है वो बेटे या उनके मतलब भाई भतीजे जो हैं जिनको टिकट मिलता है और वो जीतते हैं। तो ये सब जो है बहुत आइडियल बातें हैं जो आपने कही हैं। नहीं खुर्शीद जी, मैं इस पे एक छोटा सा रिएक्शन देना चाहता हूँ। आपने बिल्कुल सही पूछा और आज आपने आवाज को जो उठाया बहुत अच्छा किया कि इसका खंडन मैं कर सकूं। मैं अनुराग ठाकुर जी की बात करना चाहता हूँ। अनुराग ठाकुर जी ने मंडल में भी काम किया, उसके बाद अखिल विद्यार्थी परिषद में भी काम किया
और इसी तरह प्रमोद महाजन की चाहे बिटिया हो, चाहे किसी का भी, पंकज सिंह की भी बात करना चाहिएगा तो पंकज सिंह ने युवा मोर्चा में काम किया, विद्यार्थी परिषद में काम किया। हमारे यहाँ ऐसा नहीं है, आप नीचे स्तर से बिल्कुल जो छात्र जीवन है उसमें आपने काम करना, उसके बाद युवा मोर्चा में जाना, मोर्चा के बाद हमारे कोई विंग है जितने मतलब ओबीसी विंग है, कोई भी मोर्चा, तो वैसे तो कांग्रेस में भी है, दूसरी पार्टियों में भी होते हैं, तमाम छात्र विंग भी होते हैं। बहरहाल ये है, ये मसला मैंने कहा ये बहुत आइडियल बातें हैं और सियासत में जो है बहुत आइडियल बातें चलती नहीं है। मैं खालिद रजा साहब आपके पास आऊंगा, इससे पहले कि जेडीयू के लीडर रंजीत पासवान जी आपके पास हूं, पहले खालिद रजा साहब से भी मैं रिएक्शन ले लेता हूं, चूंकि बिहार की पॉलिटिक्स पर आप भी निगाह रखते हैं, लिखते भी हैं और देखते भी हैं कि किस तरीके से वहां की सियासत जो है वो वक्त वक्त पर बदलती रहती है और कई बार जो बिहार की पॉलिटिक्स को कवर करते हैं उन तक भी खबर नहीं होती कि अगला कदम जो है वो वहां के लीडर्स क्या कुछ उठाएंगे या क्या करने वाले हैं। कुल मिलाकर के कैसे इसको देख रहे हैं? नीतीश कुमार का बार बार जो है वो कभी एनडीए को छोड़ना, 2013 में छोड़ा, उसके बाद 17 में फिर आए, फिर 22 में छोड़ा, फिर अब 24 में वापस आ गए। मतलब ये कभी हाँ कभी ना, कभी इधर कभी उधर। तो किस तरीके से इसको आप देख रहे हैं और जो वोटर्स हैं, जो पार्टी के मतलब वर्कर्स हैं, कार्यकर्ता, उन पर क्या कुछ फर्क पड़ता है इसका? देखिए, सबसे पहले कि नीतीश कुमार के 8 बार मुख्यमंत्री बन चुके हैं और अगर ये इस बार बनते हैं तो 9वीं मर्तबा वो मुख्यमंत्री पद की शपथ लेंगे। तो इससे अंदाजा लगाया जा सकता है कि एक व्यक्ति, वो शायद भारत में पहले ऐसे बन जाएंगे। मुझे बिल्कुल सही है, वही अगर मुझे याद हो जी, तो वो शायद इकलौते मुख्यमंत्री होंगे जो 9वीं बार शपथ ले रहे हैं। बिल्कुल ओथ लेंगे। तो इससे अंदाजा लगाया जा सकता है कि नीतीश कुमार का मिजाज क्या है, उनका किरदार क्या है, या वो पॉलिटिकली कैसे मूव करते हैं, क्योंकि हर बार वो मुख्यमंत्री बन वो कोई ना कोई मूव जरूर उनका होता है कि वो मुख्यमंत्री पद पर बने रहें। तो ये सब लोग जानते हैं और इसी वजह से उनके लिए कई तरह के कई नेता जो है अपशब्द का भी इस्तेमाल कर देते हैं जिसको हम लोग ऑन स्क्रीन या ऑन एयर नहीं बोल सकते। लेकिन अगर हम मौजूदा हालात को देखें तो इसकी खिचड़ी काफी दिनों से पक रही थी और ये कोई नई बात नहीं है कि उन्होंने परिवारवाद के बारे में बोला और इनके संदर्भ में कर्पूरी ठाकुर को जो भारत रत्न मिला उस संदर्भ में, बिल्कुल ऐसा नहीं है। ये तो फ्लैश पॉइंट है। ये खिचड़ी काफी दिनों से पक रही थी क्योंकि आरजेडी और जेडीयू ये एक दूसरे के साथ मिलकर सरकार जरूर चला रहे थे, लेकिन अंदर खाने ये दोनों तरफ से चल रहा था और खास तौर से आरजेडी की तरफ से ये कोशिश हो रही थी। इससे कोई इनकार नहीं कर सकता, जो भी पॉलिटिकली सेंसिटिव लोग हैं और जो नजर रखते हैं बारीकी से, इस कोशिश में लालू यादव रहे कि किसी तरह से कोई ऐसा मौका आ जाए कि तेजस्वी यादव को सीएम बनाया जाए। तो ये सब मामला चल रहे थे काफी दिनों से और इसमें ये सारे लोग जानते हैं, जो भी जर्नलिस्ट हैं और जो पॉलिटिकली एक्टिव लोग हैं, कि ललन सिंह जो जेडीयू से हैं वो एक ब्रिज का काम कर रहे थे और लालू यादव से का जो खेमा है या लालू यादव खास तौर से उनकी फैमिली के लिए वो सॉफ्ट कॉर्नर रखते हुए उसमें इस एक रोल प्ले कर रहे थे कि कैसे तेजस्वी यादव मुख्यमंत्री बने और नीतीश कुमार सेंटर में आ जाएं और वो इंडिया अलायंस जो इंडिया ब्लॉक है उसमें वो एक्टिव हो जाएं। और यही वजह है, इसी को नीतीश कुमार चूंकि खुद बहुत तेज तर्रार पॉलिटिशियन रहे हैं तो वो भाप गए और उन्होंने इसी वजह से ललन सिंह को दिसंबर में, आपको याद होगा 29 दिसंबर को फिर उनको, बिल्कुल ठीक है, जब उनको हटा करके खुद जो है वो पार्टी के प्रेसिडेंट बन गए। जी, पार्टी प्रेसिडेंट खुद बन गए और ललन सिंह को हटाया। ललन सिंह को हटाने की यह भी वजह थी कि ललन सिंह जो रोल प्ले कर रहे थे कि ललन सिंह पार्टी प्रेसिडेंट के नाते हर जगह उनको इनवाइट किया जाना, हर तमाम दूसरी पार्टियां उन्हीं से ऑफिशियली प्रेसिडेंट होने की वजह से तमाम चीजें शेयर कर रही थी। जो भी बात इंडी ब्लॉक में हो या बाहर के मामला, अगर किसी जैसे एनडीए से बातचीत चल रही है तो ऑफिशियली उनको पार्टी प्रेसिडेंट से ही बात करना होता, अगर बीजेपी को बात करना था तो ये सब सोच करके नीतीश कुमार ने दोनों चीजें, सीएम तो वो रहे ही और पार्टी के कमान भी अपने हाथ में ले ली। और कमान हाथ में लेते ही जो ये है ललन सिंह है, उनके जो करीबी लोग थे पार्टी में मुख्य पदों पर, उनको किनारे करके उनको हटा दिया और उसके अलावा मंत्रालय में भी तब्दीली की। तो इन सब चीजों को अगर देखा जाए तो नीतीश कुमार हालात बना रहे थे कि वो अगर एनडीए में जाने की नौबत आए और बीजेपी से बातचीत का रास्ता अगर खुलता है तो डायरेक्ट उनसे बात हो, पार्टी प्रेसिडेंट कोई और ना हो, पार्टी प्रेसिडेंट भी वो रहे और चीफ मिनिस्टर भी रहे, ताकि कोई बीच में नहीं हो जिससे बीजेपी को बात करने की जरूरत पड़े। तो ये बहुत ही स्मार्ट मूव था नीतीश कुमार का हालात को देखते हुए। बिल्कुल ठीक तो है। अब समझा जा सकता है। और अगर हम मौजूदा बात
करें एकदम ताजा, तो शिवानंद तिवारी आरजेडी के बड़े नेता हैं। उन्होंने कल ही नीतीश कुमार को फोन करके उनसे मिलने का वक्त मांगा, तो नीतीश कुमार ने कहा कि ठीक है, अभी हम बहुत व्यस्त चल रहे हैं, आपको बता दिया जाएगा। उनको मिलने का वक्त आज 26 तारीख के गुजर। उन्होंने यह भी रिक्वेस्ट किया शिवानंद तिवारी ने कि 26 तारीख को आप फर्स्ट हाफ में बिजी होंगे, सेकंड हाफ में हमें मिलने का वक्त दे दीजिए, जरूरी बात करनी है आपसे। तो उन्होंने कहा कि ये व्यस्तता काफी है, आपको बता दिया जाएगा, लेकिन उन्होंने नहीं। आज 26 की शाम और पूरा दिन गुजर गया, लेकिन शिवानंद तिवारी को मिलने का वक्त नहीं मिला। और आज जिस तरीके से सीएम और डिप्टी सीएम साथ थे मगर बातचीत नहीं हुई, तलखियां दिखी, चेहरे भी जो है वो दिख रहे थे, लोग पढ़ रहे थे उनके चेहरों को, तो वो भी जो है कहीं ना कहीं इशारा था कि सब कुछ ठीक नहीं है, बहुत कुछ जो है वो, हालांकि जाहिर तौर पर ऐलान नहीं हुआ मगर ऐलान होने में भी चंद घंटे ही बाकी है, चूंकि डेट भी सुना है कि तय हो गई है, 28 जनवरी की तय हुई है कि 28 जनवरी को फिर से शपथ लेंगे, ओथ लेंगे चीफ मिनिस्टर के तौर पर नीतीश कुमार, मगर इस बार वो महागठबंधन का हिस्सा नहीं होंगे बल्कि एनडीए का हिस्सा होंगे। और रंजीत पासवान जी, मैं आपके पास आऊंगा। ये जो पूरी पटकथा है, ये जो पूरी कहानी जो इस वक्त नजर आ रही है, बैकग्राउंड में अगर जाया जाए तो वो 29 दिसंबर बड़ा अहम दिन था जब ललन सिंह को हटाया गया। यानी तैयारियां बहुत पहले से हो गई थी कि करना क्या है, कदम क्या उठाना है, बस ये है कि बाकी लोगों को भनक नहीं लगी थी। देखिए, सबसे पहले आपके चैनल के माध्यम से सभी व्यूअर्स को और आप तमाम गेस्ट को गणतंत्र दिवस की ढेर सारी शुभकामनाएं और बधाई। बहुत शुक्रिया। और ऐसा है कि जहां तक ललन सिंह जी जो हमारे पूर्व राष्ट्रीय अध्यक्ष जी थे जी, उनका जो कार्यकाल था हमारे पार्टी के बायलॉज के हिसाब से पूरा हो चुका था जी। तो ये हमारी पार्टी का एक प्रोटोकॉल के अनुसार उनके कार्य समाप्ति के बाद ये होना ही था। और हमारे पार्टी के कार्यकर्ताओं की यह मांग थी कि माननीय मुख्यमंत्री महोदय राष्ट्रीय अध्यक्ष पुनः बने, और उन्होंने कार्यकर्ताओं के भावनाओं का कदर करते हुए इसको एक्सेप्ट किया और माननीय नेता हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष पद पर आए। ये कोई मतलब कहानी नहीं है या जिस तरह के कयास लगाए जा रहे हैं, ऐसी इसमें कहीं कोई सत्यता नहीं है जी। वैसा नहीं है, लेकिन जो दिख रहा है साहब, और माना तो ये भी जा रहा है कि सारी तैयारियां हो गई हैं, जो फॉर्मूला है एनडीए और जेडीयू के दरमियान नीतीश कुमार के बीच वो सब तय हो चुका है, ऐलान होना बाकी है, और आप कह रहे हैं कि ऐसा कुछ भी नहीं है, कांग्रेस भी बच रही है कहने से और जो है वो जेडीयू भी। हाँ, मैं अभी देख रहा था बहुत सारे चैनल्स को, बहुत सारे यूट्यूबर्स को, हाँ, कयास तो बहुत सारे लगाए जा रहे हैं। तो मैं तो यही कहूंगा कि जब तक आधिकारिक तौर पर घोषणा नहीं हो जाती है तब तक हम सभी लोगों को इंतजार करना चाहिए। और राजनीति तो संभावनाओं का क्षेत्र है, और हमारे जो नेता निर्णय लेंगे वो सभी लोगों को दिख जाएगा। अभी आप बता रहे थे कि 28 तारीख को पुनः मुख्यमंत्री का शपथ लेंगे, इसकी घोषणा भी हो चुकी है। मैं आपके माध्यम से जानना चाहूंगा कि 28 तारीख का डेट किसने दिया है, किस चैनल वालों ने फैलाया है, या किस नेता ने इस बात को घोषणा किया इस बात की। और देखिए क्या है साहब, आपको शायद ये रूल रेगुलेशंस पता होंगे, और वो जो पार्टियां चलाते हैं उनको भी पता है, जो न्यूज चैनल चलाते हैं या जो मीडिया हाउस चलाते हैं उनको भी पता है। सोर्स का नाम जो है वो ना पार्टियां खोलती हैं, ना न्यूज चैनल खोलते हैं, ना दूसरे लोग खोलते हैं। ठीक है साहब, तो आप ये रहने दीजिए, ये बात तो आप रहने दीजिए। शायद हमें कल या परसों जो है फिर बैठना पड़ेगा, फिर आप कहेंगे नहीं मेरा कहने का मतलब उस वक्त ये नहीं था, कुछ और था। बात हो रही है बिहार की पॉलिटिक्स की, बात हो रही है नीतीश कुमार की, और बात हो रही है एनडीए और इंडिया ब्लॉक की, और बात यह भी हो रही है कि क्या नीतीश कुमार का तीर इस बार जो है वो अब इंडिया की तरफ चलेगा, यानी इंडिया ब्लॉक जो है उसकी तरफ चलेगा, मतलब अब वो एनडीए का हिस्सा होने जा रहे हैं। और ये बात इसलिए कही जा रही है क्योंकि जो नीतीश कुमार की पार्टी है जेडीयू, उसका जो चुनाव चिन्ह है वो तीर ही है। अभी तक माना जा रहा था कि ये तीर का निशान जो है वो निशाना वो कहीं और होगा, किसी और की तरफ होगा, एनडीए की तरफ होगा, मगर अब जो है वो निशाना एक तरीके से बदल गया है। क्या कुछ है, पॉलिटिक्स किस तरीके से वो बढ़ रही है। और जो बीजेपी ने एक नारा दिया था अब की बार 400 पार और तीसरी बार मोदी सरकार, राकेश पोद्दार जी, बड़ी अड़चन अगर माना जा रहा था नीतीश कुमार को, तो वो तो ऐसा लग रहा है कि वो अड़चन बहुत जल्द खत्म हो जाएगी, वो आपके खेमे में आ जाएंगे। जिस तरीके से 2019 में जो एक बड़ी जीत हुई थी दोनों की मिलकर के एनडीए की बिहार में,
तो लगता है कि वैसे ही जो है फिर वो दोहराएंगे। उत्तर प्रदेश की बात करें तो मायावती को भी एक तरीके से मायावती ने इनकार कर दिया था इंडिया ब्लॉक का हिस्सा बनने से, बहुत क्लियरली मना कर दिया था। तो वहाँ का भी जो है वो खेल एक तरीके से जो है वो बहुत मैदान बिल्कुल क्लियर हो गया है बीजेपी के लिए साफ तौर पर। वेस्ट बंगाल की बात कर लें तो वहाँ पर भी ममता बनर्जी कह चुकी हैं इंडिया ब्लॉक को साफ तौर पर कि भाई आप जो हैं वो यहाँ का खेल हमारे ऊपर छोड़ दीजिए, हम हराना जानते हैं बीजेपी को। यानी इंडिया ब्लॉक के लिए वहाँ पर भी ना है। पंजाब और दिल्ली की बात भी लगातार हो रही है, महाराष्ट्र के भी बहुत अच्छे हालात जो है नहीं है इंडिया ब्लॉक के लिए। तो कुल मिलाकर के जो आपका नारा था, यानी आपका मतलब बीजेपी का जो नारा था अब की बार 400 पार, जो अड़चने थी उसमें वो आहिस्ता आहिस्ता खत्म हो रही हैं। देखिए खुर्शीद जी, सही आपने कहा कि हम लोग 400 के पार जीतेंगे। अभी मैंने नहीं कहा जीतेंगे, मैंने कहा ये आपका नारा है। जी जी हाँ, तो आप लोग का आशीर्वाद होगा तो 400 का पार का नारा भी हम लोग कंप्लीट कर लेंगे। और मैं दूसरा कहना चाहता हूं कि आपने कहा तो हम लोगों ने 185 सीट पे हम लोगों ने सर्वे करवाया था जब इंडी गठबंधन इन लोगों का था, और हम लोगों ने सर्वे करवाया था तो 185 सीटों पे हमारा इनके साथ क्षेत्रीय दल और कांग्रेस के साथ मुकाबला था। और मैं अब वोट परसेंटेज की बात पे आता हूँ, 57% वोट जो हमारे पास अभी फिलहाल में है, उसके बाद 55% वोट पिछड़ा अति पिछड़ा का वोट हमारे पास है, 35% वोट दलित और महादलित का वोट हमारे पास जो हम लोगों ने सर्वे करवाया था। और पिछली बार जब 2019 में हम लोगों ने चुनाव लड़ा था 165 सीटों पे हम लोग द्वितीय स्थान पे थे। तो हम लोगों ने 18 महीना पहले ही इस पे तैयारी करना शुरू कर दिया। भाजपा के कार्यकर्ता चाहे प्रदेश अध्यक्ष हो, चाहे मंडल अध्यक्ष हो, चाहे जिला अध्यक्ष हो, सभी लोगों ने इस सीटों पे काम करना शुरू कर दिया जहां पे हम लोगों ने 165 सीटों पे दूसरे स्थान पे थे जी। और मैं आपका हूं दूसरी बात, 346 सीट हम लोग अभी जीत रहे हैं। और हम लोग जो चुनाव लड़ेंगे वो विकास के नाम पे लड़ेंगे। जो हम लोगों ने 2019 में हम लोगों ने जनता को 140 करोड़ जनता से जो वादे करके आए थे उस वादे पे हम लोग चुनाव लड़ेंगे। उसी वादे पे माननीय मोदी जी कहते कि मोदी की गारंटी, जिसपे हम लोगों ने काम किया। और विकास अगर आप कहिएगा तो मैं 5 मिनट ज्यादा लूंगा, लेकिन सारे विकास के काम में गिना दूंगा कि हम लोगों ने क्या विकास किया। 35 किलोमीटर प्रति सड़क बनाने का काम किया, आयुष्मान कार्ड बनवाया कि 5 लाख रुपया किसी के स्वास्थ्य के लिए, चाहे वो सरकारी हॉस्पिटल में कराए चाहे वो प्राइवेट हॉस्पिटल में जाके कराए इलाज, हम लोगों ने काम किया। और विश्वकर्मा योजना लाया, दिव्यांग योजना लाया, महिलाओं के 33% आरक्षण देने का काम किया। तो हम लोगों ने कहीं ना काम करने वाले लोग हैं, हम लोग उस पर काम करते हैं। और दूसरी तरफ आप चले जाइए, क्यों नहीं टूटेगा गठबंधन। अब ममता बनर्जी जी अलग हो गए, कहीं ना कहीं इन लोगों को लगता है कि हम देश के प्रधानमंत्री हमारे लालू जी बन जाए, लालू जी के बेटे बन जाए, राहुल गांधी बन जाए। देखिए अगर आपको विकास करना है, आप जनता के समाज को आगे बढ़ाना है, तो आपको अपने आप को बलिदान देना होगा, तभी आगे बढ़ सकते हैं। आप अगर अपने स्वार्थ के लिए राजनीति कीजिएगा तो देश भी पोद्दार जी, लेकिन देखिए साहब, राकेश पोद्दार जी, पॉलिटिक्स में तो हर कोई ना मतलब वो ओहदे के लिए ही आता है। कौन जो है वो समाज सेवा कर रहा है। समाज सेवा तो अन्ना बात कर रहे थे कि मैं समाज सेवा करूंगा, मगर अब उनका कोई अता पता नहीं है। तो पॉलिटिक्स में जो भी होता है वो मतलब जो है वो कुछ ना कुछ बनने के लिए ही आता है। टिकट मांगता है पहले, फिर वो एमएलए बनता है तो वो मिनिस्टर बनना चाहता है, मिनिस्टर बन जाता है तो वो चीफ मिनिस्टर बनना चाहता है, 2 चीफ मिनिस्टर होता है वो पीएम बनना चाहता है। तो सबकी ख्वाहिश होती है, तो कहां इस पर। और ये भी बात थी कि नीतीश कुमार जो है शायद इसलिए नाराज हैं क्योंकि जो इंडिया ब्लॉक की चौथी मीटिंग दिल्ली में हुई थी उसमें ममता बनर्जी ने नाम रख दिया था, आगे नाम रखा था मल्लिकार्जुन खड़गे साहब का पीएम पोस्ट के लिए, पीएम फेस उनको बनाया जाए। और जो दिल्ली के चीफ मिनिस्टर हैं उन्होंने भी उसकी एक तरीके से जो है पैरवी की थी कि हाँ वैसा करना चाहिए। वहां से नाराजगी और तलखी जो है वो बढ़ती गई। और इसका जवाब देंगे नजरे हसन साहब। क्या लगता है जो चौथी बैठक थी इंडिया ब्लॉक की, उसमें जो एक तरीके से पासा फेंका गया था ममता बनर्जी की तरफ से, वही बुराई एक तरीके से उनके गले पड़ गई और वो उससे नाराज हो गए नीतीश कुमार। वहीं से सारा खेल बिगड़ना शुरू हो गया। और उसके बाद ऐसी भी खबरें आई कि उनको कन्वीनर बनाने की पेशकश की गई, उनसे कहा गया कि आप बन जाइए, और उन्होंने क्लियरली मना कर दिया। आपको लगता है कि उनको तवज्जो नहीं मिल रही थी इंडिया ब्लॉक के अंदर, कांग्रेस उनको तवज्जो नहीं दे रही थी, हिकारत की तरीके से या फिर काजा हल्की नजर से देख रही थी, और शायद यही वजह है कि अब बाहर हो रहे हैं इंडिया ब्लॉक से। देखिए जहां तक हमारे बीजेपी स्पोक्स पर्सन ने जो बातें कही उसमें दो बातें मैं कहना चाहता हूं। सबसे बड़ी बात ये जो वंशवाद की बात करते हैं तो सिर्फ मुझे ये इस बात की यह जानकारी दे दे कि अमित शाह के जो बच्चे जो बीसीसीआई में हो किसकी अनुकंपा पे हैं, नंबर 1। नंबर 2, दूसरी बात जो इन्होंने की, वंशवाद कहां नहीं है, बीजेपी में नहीं है, किस पार्टी में वंशवाद नहीं है।
इन्होंने कहा कि वो नीचे से आते हैं। तो कौन सी ऐसी पार्टी है, कौन सा ऐसा नेता है जो पैरासूट से आया है? सारे संगठन से उठ के आए हैं, यूथ कांग्रेस से उठ के आए हैं। नंबर टू, मैंने आपको इंटरप्ट नहीं किया, इसलिए प्लीज आप इंटरप्ट मत कीजिए। नंबर टू, इन्होंने भारत न्याय की जो बात की, जो भारत जोड़ो यात्रा चल रही है, तो बेसिकली आज के दिन में बेसिकली जो लड़ाई है वो मेन लड़ाई है कि संविधान रहेगा या जाएगा। आज जो भारत जोड़ो यात्रा हुई है उसके 3 जो मूल बिंदु हैं जिस पे हम लोगों ने यात्रा को फोकस किया है कि आज देश के अंदर में आज सबसे बड़ी आर्थिक न्याय की जरूरत है, सामाजिक न्याय की जरूरत है और राजनीतिक न्याय की जरूरत है। बीजेपी ने इन तीनों न्याय को पूरी तरीके से ध्वस्त कर दिया है देश के अंदर। आज देश की जनता मोदी जी से, मोदी की जो गारंटी कहते हैं कि मोदी की गारंटी है, ये मोदी की आज 140 करोड़ जनता कहती है कि फर्जी गारंटी है। इन्होंने जो अपना 2014 का जो कमिटमेंट था मैनिफेस्टो का, क्या डिलीवर किया आप ये बताएं। इनके अचीवमेंट्स क्या है आप बताएं। आज के दिन में जुडिशियरी का देखें, आप किसी भी सिस्टम को देखें, फाइनेंशियल सिस्टम को देखें, आज देश की स्थिति ऐसे चौराहे पे खड़ी है क्योंकि ये डाटा तो डिस्क्लोज कर नहीं रहे हैं। सारा जितने भी डाटाज हैं सबको ये छुपा रहे हैं, ITI लगा भी नहीं सकते आप। तो आज के दिन में पूरे सारे सिस्टम्स को, चाहे वो जुडिशियल हो, चाहे वो फाइनेंशियल हो, वो ऑलमोस्ट सारे कोलैप्स के स्टेज पे आ गई है सारी चीजें। और ये जो बार बार ये बातों को कहते हैं कि भारत जोड़ो यात्रा या जो राहुल जी पर प्रहार करते हैं, ये क्यों करते हैं? इनमें बेसिकली इतनी ज्यादा इनसिक्योरिटी है राहुल जी से, राहुल जी की यात्रा से। और इनको अपने कुनबे को तो संभाल नहीं पा रहे हैं। आप आज की पोजीशन में देखिए कि चिराग जी का क्या स्टेटमेंट आ रहा है, कुशवाहा जी का क्या आ रहा है, मांझी जी का क्या आ रहा है। तो आप अपने तो कुनबे को संभालिए कि एनडीए में पहले कितने थे और अभी कितने हैं, और हमारी फिक्र छोड़ दीजिए आप। मगर वो बात तो ठीक है, बात तो ठीक है नजर हसन साहब, बात तो ठीक है कि आपकी फिक्र छोड़ दें, मगर देखिए पॉलिटिक्स में जो है वो तो कोई किसी की फिक्र करना छोड़ता नहीं है, क्योंकि वजह होती है कि सामने वाली पार्टी जो कदम उठाती है उसका दूसरी पार्टी पर असर पड़ता है, चाहे वो कोई भी पार्टी हो, होता ही है, असर पड़ता ही है, इससे इनकार नहीं किया जा सकता। 29 दिसंबर को ललन सिंह को हटाकर नीतीश कुमार जो है वो पार्टी के चीफ बने थे, तो उसका असर अब दिख रहा है, तो असर पड़ता है साहब। और लोग ये भी कह रहे हैं कि भारत जोड़ो नया यात्रा तो आप निकाल रहे हैं, बहुत अच्छी बात है, मगर मिलिंद देवड़ा जो है वो छूट जाते हैं, वो पार्टी छोड़ देते हैं। इधर जो है वो नीतीश कुमार छिटक रहे हैं, उधर ममता दीदी जो है वो नाराज हैं। भारत जोड़ने की बात आप कर रहे हैं, मगर पार्टी के लीडर्स को और जो इंडिया ब्लॉक है उसको संभाल नहीं पा रहे हैं, तो वो सवाल उठते हैं। सवाल सब करते हैं। कोई नाराजगी नहीं है अलायंस के अंदर में, ऐसी कोई नाराजगी नहीं है। बेसिकली जब हम बैठते हैं, जब रीजनल पार्टीज है, तो थोड़ा सा डिफरेंसेस आते हैं टिकट डिस्ट्रीब्यूशन में, लेकिन चाहे वो अखिलेश जी हो, चाहे वो शरद पवार जी हो, चाहे वो टीएमसी के नेता हो, सटली हम लोग कुछ दिनों के बाद से 30 तक सारी चीजें, हमारी चीजें फाइनल हो जाएगी और सारी चीजें सेट हो जाएगी। बीजेपी को इसको चिंता करने की जरूरत नहीं है। ठीक है, खालिद रजा खान साहब ये बताइए आपकी, ये जिस तरीके से जो भी कुछ चल रहा है अभी मतलब जो है बिहार में, और बिहार की पॉलिटिक्स जाहिर तौर पर इस मुल्क की पॉलिटिक्स पर असरअंदाज होती है, इस बात से कोई इनकार नहीं किया जा सकता। ये जो बीजेपी को अगर हम देखें तो बीजेपी भले ही कितनी तलखियां रही हो, दरवाजे जो है कह दिए गए थे कि वो हमेशा के लिए बंद हो गए, उधर जो है वो नीतीश कुमार ने कस्में खाई थी कि अब कुछ भी हो जाएगा, मैं वापस वहां नहीं जाऊंगा, मैं कुछ भी हो जाए, मगर अब वापस जो है फिर वो ये तमाम सुगबुगाहट कह लीजिए इसको, या मेरा ख्याल के एक आध दिन में कुछ फाइनली हो जाएगा सब कुछ। तो ये जो पॉलिटिक्स है, मतलब ये अजीबोगरीब तरह की पॉलिटिक्स है, लोग भी कंफ्यूज हो जाते हैं कि भाई ये चल क्या रहा है। मगर इस बीच जो सवाल मैंने नजरे हसन साहब से पूछा था वो मैं आपसे भी पूछता हूं कि बीजेपी जो है वो बिखरे हुए लोगों को समेटने का काम कर रही है। अभी हमने देखा 2 दिन पहले जो है जो कर्नाटक के एक्स सीएम थे और उन्हीं की पार्टी से थे, 7 महीने पहले जो है वो कांग्रेस में चले गए थे, उनको वापस लेकर के आए। मतलब उनके यहाँ एक एक आदमी की कीमत है, वो हर किसी को वापस जोड़ना चाहते हैं। अगर कोई नाराज होकर के चला जाता है उसको वापस लाने की कोशिश करते हैं। नीतीश कुमार जो है, चूंकि मैंने कहा भाई बिहार की जाहिर तौर पर 40 सीटें हैं और उनको इग्नोर नहीं कर सकती थी पार्टी, ये भी जानती थी कि अगर नीतीश कुमार इंडिया ब्लॉक का हिस्सा रहे तो बीजेपी को शायद परेशानी होगी, ज्यादा सीटें जीतने में नहीं जीत पाएगी, वो तो दिक्कत होगी। यानी हर एक कदम जो है वो बहुत फूंक फूंक कर उठाते हैं और मतलब कोई भी यानी वो नहीं करना चाहते, कोई ढील नहीं छोड़ना चाहते। उधर कांग्रेस जो है उसके ऊपर ये इल्जाम लगता है कि कांग्रेस जो है ना तो अपने लीडर्स को संभाल पा रही है और ना ही पार्टियों को जो उसके साथ जुड़ी हुई है उनको संभाल पा रही है। तो किस तरीके से आप इसको देख रहे हैं?
देखिए, कांग्रेस चूंकि इंडिया फॉर्मेशन की बात करें, इंडिया ब्लॉक की बात करें, तो उसमें लीड जरूर कर रही है। हाँ। लेकिन कांग्रेस में एक दिक्कत यह है कि कांग्रेस तमाम तरह की पॉजिटिव पॉलिटिक्स करने के बावजूद, तमाम सेकुलरिज्म के नारों और दावों और उस पर खरा उतरने की कोशिशों के बावजूद कांग्रेस के अंदर एक जो कमजोरी है कि ये कांग्रेस जरा सा मजबूत होती है या अगर कोई स्टेट जीत लेती है और उसको लगता है कि कांग्रेस थोड़ी सी मजबूत हो गई, तो इस तरह के बार्गेनिंग पोजीशन क्रिएट करती है सामने वाली पार्टी के सामने या जो भी अलायंस में पार्टनर होते हैं, तो कि कई मर्तबा अलायंस टूटने की नौबत आ जाती है और ये कांग्रेस की हठधर्मी होती है तब। अगर हम पिछली मर्तबा की बात देखें तो बिहार में कांग्रेस ने आरजेडी के साथ अलायंस की बात शुरू की थी 150 सीट से। क्या ये जस्टिफाइड है कि 150 सीट कांग्रेस को चाहिए आरजेडी के साथ अलायंस में बिहार में? क्या कांग्रेस अपने आप को समझ नहीं पा रही थी कि बिहार में उसका क्या वजूद है? उसी तरह से महाराष्ट्र में कांग्रेस ने जिस तरह से एनसीपी के साथ बार्गेन करना शुरू किया, जिस तरह से सीटों की डिमांड शुरू किया, क्या वो उस वक्त डिजर्व करती थी? क्यों नहीं एनसीपी के साथ अलायंस हो पाया था? क्यों नहीं आरजेडी के साथ अलायंस हो पाया था? इस मर्तबा कांग्रेस ने क्यों, जब ये डिमांड उठ रही थी इंडिया ब्लॉक में कि जो 3 स्टेट के इलेक्शन हुए, जहां जीत हुई, जो 5 स्टेट के इलेक्शन थे, उससे पहले ही बात हो रही थी कि सीट शेयरिंग की बात हम लोग पहले ही कर लें, तो कांग्रेस ने कोई ध्यान नहीं दिया। उसकी वजह क्या थी? उसकी अगर वजह की, ये सब बहुत सारी चीजें हैं जो कांग्रेस को भी कटघरे में खड़ा करती हैं। कांग्रेस ये सोच रही थी उस वक्त कि अगर हम स्टेट असेंबली इलेक्शन के बाद अगर सीट बंटवारे की बात करें तो उसकी बार्गेनिंग पोजीशन अच्छी हो जाएगी, बशर्ते कि वो सारी सीटें, सारे स्टेट जीत ले, राजस्थान जीत ले, मध्य प्रदेश जीत ले, छत्तीसगढ़ जीत ले। अगर ऐसा होता तो वाकई बार्गेनिंग पोजीशन में वो होती। और शायद जो ये आज बात हम कर रहे हैं, जो डिबेट हम कर रहे हैं कि नीतीश कुमार छोड़ करके जा रहे हैं इंडिया ब्लॉक को, तो शायद ये डिबेट भी हम नहीं कर रहे होते। ये सच्चाई है। और जिस दिन रिजल्ट आया, ये बात उस दिन भी हमने कही थी कि भाई ये जो रिजल्ट्स आए हैं, ये 3 स्टेट में जो बीजेपी ये प्रचंड बहुमत के साथ जीती है या फिर बहुत बुरी तरीके से हारी है कांग्रेस, इसका असर जो है वो सिर्फ इन 3 सूबों पर ही नहीं पड़ेगा। इसका असर झारखंड और जो बिहार है उसकी पॉलिटिक्स पर भी पड़ेगा। और अगर याद हो आपको खालिद रजा खान साहब, वो जो एक फोटो वायरल हुआ था उस वक्त जब G20 चल रहा था, नीतीश कुमार और जो आपके झारखंड के चीफ मिनिस्टर हैं उनका प्राइम मिनिस्टर के साथ, मोदी के साथ जो फोटो था, वो बड़ा अहम फोटो था। उस वक्त भी बॉडी लैंग्वेज, उनके कपड़ों का पहरावा और वो तमाम बातें जो हैं वो देख रहे थे लोग कि क्या होगा। और ये फोटो जो है इसके ऊपर आज हमें डिस्कशन करना पड़ रहा है। इस वक्त भी बहुत सारी बातें हुई थी कि ये फोटो बता रहा है कि बहुत जल्द जो है बिहार के सीएम और जो है झारखंड के भी वो आ सकते हैं, इधर एनडीए में आ सकते हैं, इंडिया को छोड़ करके, इंडिया ब्लॉक को छोड़ करके। अगर याद हो आपको, तमाम बातें हुई थी। G20 का जो डिनर था, जब तमाम जो G20 लीडर्स आए थे, उनके ऑनर में जो डिनर था प्रेसिडेंट की तरफ से, उसमें जो तस्वीरें वायरल हुई थी, जिस तरह का की केमिस्ट्री नजर आ रही थी, जो बॉनहोमी नजर आ रही थी पीएम नरेंद्र मोदी और नीतीश कुमार में, उस पर काफी चर्चा भी हुई थी। और जो हेमंत सोरेन की भी जो मुलाकात हुई थी, तो खैर ये हम लोग इस पर चर्चा हुई, उस वक्त वायरल भी तस्वीर हुई, जो अब शायद सच्चाई बनती नजर आ रही है। वो इसका मतलब कि वो खिचड़ी अंदर से पक रही थी, वो जो दिल में बातें थी वो फेस एक्सप्रेशन और बॉडी लैंग्वेज से चाहे अनचाहे वो जाहिर हो रही थी उस डिनर पार्टी में। खैर, लेकिन बात हम लोग कर रहे थे कि कांग्रेस ने जो बार्गेनिंग पोजीशन अपनी मजबूत करने की कोशिश की तो वो हो नहीं पाया, और इस वजह से कांग्रेस को यकीनी तौर पर कांग्रेस को मुंह की खानी पड़ी और कांग्रेस सिर्फ एक स्टेट तेलंगाना जीत कर रह गई और उसकी वो बार्गेनिंग पोजीशन नहीं हो पाई। और अब उसके बाद फिर जब पांचों स्टेट के इलेक्शन के बाद जब बातचीत शुरू हुई तो कांग्रेस की यकीनी तौर पर वो बार्गेनिंग पोजीशन नहीं थी, नहीं रही। तो इसका असर अब तमाम इंडिया ब्लॉक के जो एलाइज हैं, जो इंडिया ब्लॉक के पार्टनर हैं, उन पर असर पड़ेगा। वो भी अब आंकने की कोशिश कर रहे हैं कि इस ब्लॉक में रहना कितना फायदेमंद है, कितना मजबूत होगा, पॉलिटिकली कितना बेनिफिशियल है। तो इस तरह से ये सब लोग एनालाइज कर रहा, सब लोग सियासत करने के लिए वहां भी सियासत करने के लिए गए थे, सब लोग सियासी इकदाम कर रहे हैं अपनी तरफ से। तो जाहिर सी बात है ये इस तरह का असेसमेंट करेंगे और करना भी चाहिए। उसी का ये नतीजा है कि आज ये शायद कांग्रेस को खामियाजा उठाना पड़ रहा है। कांग्रेस राहुल गांधी की जो यात्रा है, जो न्याय यात्रा, उसमें यहां तक कि सिर्फ ममता बनर्जी ब्लॉक से, इंडिया ब्लॉक से अलग नहीं हुई है, उन्होंने राहुल गांधी की यात्रा पर बंगाल में घुसने पर भी सवाल उठा दिया है
एक ताजा खबर आज की यह है कि उन्होंने कहा कि नहीं, बंगाल में हम नहीं इंटर करने देंगे, ये भी खबरें आई। तो तलखी यहां तक बढ़ गई है। उसकी वजह यह है कि कांग्रेस नहीं समझ पा रही थी और कांग्रेस अपने आप को बहुत ज्यादा मजबूत दिखाने की कोशिश में वो अपना घाटा कर लेती है। और जब जरा सा मजबूत होती है तो वो इतना ज्यादा बार्गेन करने लगती है, दूसरों को दबाने लगती है। राकेश पोद्दार जी, ये जो बात कही है कि भाई जो कांग्रेस नया यात्रा निकल रही है और आसाम में उनके साथ क्या हुआ, मतलब भाई आसाम और बीजेपी को कहाँ राहुल गांधी से, मतलब एक तरीके से देखा जाए मोटे तौर पर कहा जाता है कहाँ डरने की जरूरत है, मगर ऐसा हुआ वहां पर भी। मेरा सवाल यह है कि बीजेपी के ऊपर पिछले दिनों ये तमाम इल्जाम लग रहे थे कि चाहे आम आदमी पार्टी हो और चाहे झारखंड के सीएम की बात हम करें, हेमंत सोरेन की, वहां पर लगातार इन्हें जो ईडी है उसकी तरफ से समन एक के बाद एक समन भेजे जा रहे थे। और पिछले दिनों तो बाकायदा ईडी के ऑफिसर जाकर के 7-8 घंटे तक पूछताछ भी की हेमंत सोरेन के साथ। ये कुछ इल्जाम लगते हैं बीजेपी के ऊपर, मरकजी हुकूमत के ऊपर, कि वो साम दाम दंड भेद अपनाती है और कैसे भी कर करके इंडिया ब्लॉक को तोड़ने की कोशिश करती है। तो जेडीयू वाले मसले में लोग जानना चाह रहे हैं, समझना चाह रहे हैं कि इसमें क्या हुआ। मतलब इसमें तो कोई ऐसी फाइल वाइल का मामला है नहीं शायद नीतीश कुमार का, तो जाहिर तौर पर कुछ और ही जो है वो मतलब जो है डिमांड्स पूरी की गई होंगी या बात की गई होगी, कोई एक फॉर्मूला बना होगा। वो लोग समझना चाहते हैं कि है क्या ये फॉर्मूला। मैं देखिए खुर्शीद भाई, एक चीज मैं कहना चाहता हूँ। हमारे कांग्रेस के प्रवक्ता ने पूछा कि राहुल गांधी के न्याय यात्रा, मैं सारी बातों का जवाब दूंगा लेकिन मेरे को 2 मिनट समय चाहिए। तो कांग्रेस के प्रवक्ता ने बहुत अच्छा सवाल पूछा कि हम लोगों ने न्याय यात्रा निकाला तो फलाने हमारे एजेंडे हैं। मैं कहना चाहता हूँ आपका वो एजेंडा नहीं है। राहुल गांधी जी ने कहा कि मेरा न्याय यात्रा में 4-5 एजेंडे हैं, जिसमें किसान की बात कहा, उन्होंने युवाओं की बात कहा, महिलाओं की सर्विस की बात कहा। हमने किसान को 6,000 रुपया हर साल पर देने का काम करते हैं, उनके सीधा उनके खाते में जाता है और उनका बीमा, फसल बीमा भी हम लोग करते हैं। वो एमएसपी रेट भी हम लोगों ने फिक्स कर दिया, उसकी चिंता राहुल गांधी जी ना करें। युवाओं की बात आए, हम लोगों ने 1 करोड़ नौकरी दी। अगर किसी दिन अगर डिबेट में बैठाइएगा तो मैं पूरी नौकरी बता दूंगा कहां कहां नौकरियां दी गई। 1 करोड़ नौकरी दी, उसके अनुसार 3.5 करोड़ लोगों ने यानी मतलब प्राइवेट सेक्टर में नौकरी पाया। उसके बाद उन्होंने अपना रोजगार भी किया। फिर महिलाओं की बात आ जाए, 33% महिलाओं को आरक्षण देने का काम हम लोगों ने किया और 3 तलाक जैसे मुद्दे को हम लोगों ने खत्म किया। श्रमिक की बात आ जाए तो जहां श्रमिकों की बात आई, 60 रुपया ये लोग मनरेगा में देते थे, हम लोग आज उसको 220 रुपया कर दिए। तो राहुल गांधी जी को कहीं चिंता करने की जरूरत नहीं है। न्याय यात्रा कहीं ना कहीं फेल होने वाली है। और मैं दूसरी बात आ जाता हूँ G20 पे। आपने पूछा कि माननीय मुख्यमंत्री जी के साथ क्या हुआ, भोजन में मैं बताना नहीं चाह रहा था, मैं बता देता हूं क्या हुआ था। हमारे मुख्यमंत्री जी जब भोजन पे वहां बैठे, बिहार के मुख्यमंत्री जी, माननीय प्रधानमंत्री जी उनका हाथ पकड़ के सभी राष्ट्रपति सभी प्रधानमंत्रियों से मिलाने का काम किया और कहा गया उस समय एक ही शब्द था कि देखिए यही नीतीश कुमार है जो सकारात्मक राजनीति करते हैं और परिवारवाद से मुक्त है। जैसे मेरे पास कोई परिवार नहीं है, उसी तरह माननीय मुख्यमंत्री जी का कोई परिवार नहीं है, कोई वंशवाद नहीं है। इनके बाद राजनीति ये लोग सकारात्मक राजनीति करते हैं। और राहुल गांधी जी का हम लोग क्यों चिंता करते हैं? हम लोग इसलिए चिंता करते हैं कि देश के अंदर अगर कोई विपक्ष में बैठे तो कम से कम विपक्ष में बैठने लायक तो हो, लोकतंत्र में अपनी आवाज तो उठाए, उस पर हम लोग काम करें। इसलिए हमारी चिंता होती है कांग्रेस की। और सकारात्मक राजनीति प्रधानमंत्री बार बार करते हैं कि कम से कम देश में सकारात्मक राजनीति कीजिए कि आगे देश बढ़े। और रही सारी बातों को मैं कहना चाहता हूँ, बाबा साहब संविधान के बारे में इन्होंने कहा, बाबा साहब का संविधान कहीं खतरे में नहीं है। हम लोगों ने संविधान के अनुसार ही बाबा साहब के संविधान के बाद यात्रा बनाने का भी काम किया। खुर्शीद भाई, हम एकदम बिल्कुल क्लियर करना चाहता हूँ। और उसके बाद आप आरोप लगाए कि ये ईडी और सीबीआई भेजा जाता है। मैं कहता हूँ अगर आपके घर ईडी गया तो आप PIL दायर कर दीजिए सुप्रीम कोर्ट, हाई कोर्ट में, कोर्ट में जाइए, ईडी के खिलाफ मुकदमा लिखवाइए, न्याय आपको जरूर मिलेगा। अगर संजय सिंह जैसे लोग, सत्येंद्र क्या कहते हैं, आम आदमी पार्टी के जो स्वास्थ्य मंत्री थे, वो ऐसे लोग, तो सारे लोग, मनीष सिसोदिया, जो लोग जैसे कहीं ना कहीं माननीय न्यायालय को लगता है कि अपराधी हैं, इनके कोई सबूत मिलता है तभी जेल में भेजा जाता है, ऐसा नहीं भेजा जाता। ठीक है, रंजीत पासवान जी आपके पास में आऊंगा। ये जो लालू यादव के ऊपर बार बार जो है वो जाहिर तौर पर वो इल्जाम लगता है कि भाई वो परिवारवाद फैलाते हैं, मगर वो परिवारवाद जब जेडीयू उनसे अलग होने वाला है तब तो है नहीं, वो तो पहले से ही हैं। तो जाहिर तौर पर जब नीतीश कुमार उनके साथ आए थे तो तब भी पता था, ऐसा तो है नहीं कि उस वक्त नहीं था और अब जो है वो हो गया। 2 दिन पहले बोला था ना नीतीश कुमार ने, तभी से तलखियां बढ़ी कि भाई हम तो कोशिश करते हैं कि पॉलिटिक्स ऐसी ना हो, मगर परिवारवाद, कुछ लोग परिवारवाद को आगे बढ़ा रहे हैं। तो मेरा सवाल यही है कि जब नीतीश कुमार शामिल होते हैं वो परिवारवाद तब भी वहां पर रहता है, वही फैमिली रहती है, वही पॉलिटिक्स है उनकी, और वो जब छोड़ रहे हैं तब भी, तो क्या मतलब ये एक बहाना है ये
असल कहानी कुछ और है? मेरी आवाज जा रही होगी? हाँ बिल्कुल आ रही है, पूरी आवाज आ रही है, आप बोलिए। ऐसा है कि माननीय नेता नीतीश कुमार जी ने हाँ एक परिप्रेक्ष्य में अपनी बात रखी है और किसी पर व्यक्तिगत तौर पे उन्होंने प्रहार नहीं किया है जी, और ना ही अपने गठबंधन के किसी पार्टी या नेता के बारे में बात रखी है। ये तो जनरल वे में भी कहा जा सकता है कि अवसर का लाभ लेकर के परिवारवाद को ना बढ़ाया जाए। कर्पूरी जी भी जिस पद पर थे चाहते तो अपने परिवार को आगे बढ़ाते, लेकिन आज उनके परिवार के लोग डॉक्टर हैं, इंजीनियर हैं, अन्य क्षेत्रों में काम कर रहे हैं। लेकिन अगर किसी में काबिलियत हो तो निश्चित तौर पे वो राजनीतिक क्षेत्र में भी आ सकता है। ठीक है, ऐसा मेरा मानना है। हाँ। चाहे वो लालू प्रसाद यादव जी के बच्चे हों, चाहे नीतीश कुमार जी के परिवार से हों, ठीक है, और नरेंद्र मोदी जी का तो खैर मैं अभी बात नहीं करूंगा क्योंकि उनके परिवार के सदस्य किस क्षेत्र में है मुझे बहुत जानकारी नहीं है, लेकिन ये जनरल वे में कहा गया बात था। ठीक है, ठीक है। और नजर हसन साहब, कुछ लोग सवाल ये भी उठा रहे हैं, जैसे ये बात पहले भी हुई थी, थोड़ा दूसरे अंदाज में ये बात पूछने की कोशिश है कि क्या राहुल गांधी और मल्लिकार्जुन खड़गे मिलकर के भी अपने नेताओं को और जो इंडिया ब्लॉक है उसको नहीं संभाल पा रहे हैं? नहीं, ऐसी बात नहीं है, ऐसी कोई बात नहीं है। सारी चीजें देखिए, बेसिकली जो रीजनल पार्टी, क्योंकि ये सवाल देखिए, क्योंकि ये देखिए खालिद रजा खान जो है उन्होंने भी ये सवाल उठाया था, और ये बात अक्सर जो है ये होती है, ये बात अक्सर होती है, ये लोगों के बीच में होती है कि जो कांग्रेस है उसकी एरोगेंसी अभी तक नहीं गई। जाहिर तौर पर मुल्क को आजाद हुए तकरीबन जो है वो 76-77 साल हो गए, ठीक है, और उस 76 या 77 साल में जो है वो तकरीबन 55 साल कांग्रेस की हुकूमत रही है। अलग अलग वक्त में अलग अलग लीडर जो है वो रहे हैं, लीड किया है 55 साल के करीब कांग्रेस ने। तो वो जो एरोगेंसी है वो कह रहे हैं लोग, वो खत्म नहीं हुई है, और उसी एरोगेंसी की वजह से जो है वो फिर लोग कहते हैं कि हमें माकूल या उचित जो उनको हिस्सेदारी है वो नहीं मिल रही है, या जो उनको मतलब कहते हैं कि इग्नोर भी किया जा रहा है। कई लीडर्स ने ये इल्जाम लगाया है कि इग्नोर किया जा रहा है, और इग्नोरेंस की वजह से ही वो फिर लोग आपसे छिटक जाते हैं, छूट जाते हैं। नहीं, बेसिकली ये इग्नोरेंस की बात नहीं है, बेसिकली आइडियोलॉजी की भी फर्क है। जो रीजनल पार्टीज है, हर सारी पार्टी जो है उनके अपनी सबका माइंडसेट डिफरेंट है, तो थोड़े से डिफरेंसेस आते हैं शुरुआत में जी, बिल्कुल। जब दो पार्टियां मिलती हैं, रीजनल पार्टीज और नेशनल पार्टीज, तो अब थोड़े डिफरेंसेस आते हैं, लेकिन समय रहते हुए 30 तक सारी चीजों को शॉर्ट आउट कर दिया जाएगा चीजों को। और मैं अभी राजस्थान जयपुर में हूं, और मुझे वाकई यहाँ के लोगों के बारे में और राजस्थान सरकार के बारे में जो मुझे फीडबैक मिला, बड़ी चिंता है। पिछले 27 दिनों के बीजेपी के जो मुख्यमंत्री हैं भजन लाल जी, इनका अगर आप अचीवमेंट देखेंगे तो आज के दिन में 5000 जो गहलोत साहब की योजना थी, राजीव गांधी युवा मित्र को जो योजनाएं थी बेरोजगार को रोजगार देने के लिए, उसमें 5000 लोग जो है बेरोजगार हो गए। नंबर 2, गहलोत साहब ने जो किसान कर्ज माफी की योजना शुरुआत की थी, उसको भजन लाल सरकार ने बंद कर दिया है। तीसरा, सबसे बड़ा जो मुद्दा है यहाँ का, वो है कि जो पुराना पेंशन सिस्टम था यहाँ पे, जो ओपीएस ओल्ड पेंशन सिस्टम था, उसको टोटली तरीके से बंद करके नई पेंशन स्कीम लागू की है। चौथा, जो हेल्थ सेक्टर में जो गहलोत साहब की योजनाएं थी जयपुर के अंदर में, जो बाहर के प्रदेश से लोग आके यहाँ इलाज कराते थे फ्री में, वो सारी योजनाओं को भजन लाल सरकार भाजपा ने, देखिए नजर हसन साहब, बात ठीक है आपकी, बात ठीक है। ये जो है ये हमेशा ये सवाल उठते हैं, और जब भी हुकूमत बदलती है, चाहे वो मरकज में बदले या अलग अलग रियासतों में, सूबों में बदले, तो वो अपने हिसाब से जो नया सिस्टम आता है, जो नई हुकूमत होती है, वो अपने हिसाब से अपनी कंफर्टेबल किस में रहती है, वो उसके हिसाब से, और वो खजाना भी देखती है कितना खाली हुआ या क्या उसका फर्क पड़ेगा, सारा कुछ जो है वो गुना भाग करके ही अपने लोग जो है वो चीज़ों को चलाते हैं। और अगर स्कीमें इतनी ही अच्छी आती तो शायद वो 2-2.5% का जो फर्क रहा वो नहीं रहता, या शायद आप अच्छे से कन्वे, हालांकि बहुत कोशिश की थी अशोक गहलोत साहब ने, इलेक्शन भी पहले के मुकाबले बहुत अच्छा लड़ा, रिजल्ट्स भी अगर देखा जाए तो वो पहले के मुकाबले अच्छे थे। मतलब जब वो हारते थे, एक बार उनकी सीट जो है सिर्फ 21 आई थी, एक बार जो है वो 150 से 50 के करीब आ गए थे, ठीक है साहब। जब 2003 में हारे थे तो 150 से ज्यादा सीटें थी कांग्रेस की, 1998 में जब जीते थे। 2003 में जब वो इलेक्शन में गए और जब कांग्रेस वहां पर हारी तो 100 से ज्यादा सीटें हारी थी।
तो ये इस बार का इलेक्शन नो डाउट, इसमें कहीं कोई शक नहीं कि कांग्रेस अच्छा लड़ी, रिजल्ट भी अच्छा है, मगर उसके मन मुताबिक नहीं आया। जाहिर तौर पर लोग वोट देते हैं और जो नया सिस्टम आता है, नई हुकूमत आती है, वो अपने हिसाब से चलाती है। मेरा सवाल यह था कि क्या, मैंने राजस्थान के बारे में सवाल नहीं पूछा था, मैंने कहा था कि क्या राहुल गांधी और खड़गे साहब जो पार्टी प्रेसिडेंट है वो मिलकर के भी, चूंकि कोशिश कर रहे हैं, दोनों अलग अलग महाज पर बात करते हैं। जब नीतीश कुमार पिछली बार नाराज हुए थे तो ये खबर आई थी कि खड़गे साहब ने उनको डायरेक्ट फोन किया और बात की, और जो है वो फिर अखिलेश यादव से भी बात की, वो भी नाराज हो गए थे जब ये 5 सूबों में इलेक्शन चल रहे थे। इस बार जो है वो कोशिश की नहीं गई, या फिर वो फोन उठा नहीं, या फिर बात की नहीं गई, शुरुआत ही नहीं हुई, या फिर वहां से रेस्पॉन्स नहीं मिला? कहा आप नीतीश जी के बारे में बिल्कुल बात बिल्कुल कर रहे हैं? बिल्कुल नहीं, ऐसी अभी देखिए सारी चीजें, मेरा अभी तक ये मानना है कि कोई भी किसी भी पार्टी का कोई भी ऑफिशियल स्टेटमेमेंट आया नहीं, जी। ठीक है ना। तो ये जो मीडिया का एक परसेप्शन है, जो मीडिया का क्रिएशन है कि ठीक है सरकार जा रही है या आ रही है, ये इसे हम नहीं मानते क्योंकि ऑफिशियल स्टेटमेंट किसी का आया नहीं। ठीक है खालिद रजा साहब, ये जो नेताओं का ये कह करके बच निकलना कि देखिए ऑफिशियल स्टेटमेंट अभी तक आया नहीं और अभी हम नहीं मानेंगे, मतलब यानी एक्सेप्ट तो वो कर रहे हैं अंदरूनी तौर पर, आप बात करोगे तो कहेंगे कि हाँ कुछ गड़बड़ हो गया है, मतलब है ना, मगर वो खुल करके बोलने को शायद इसलिए तैयार नहीं है कि लगता है कि कुछ गुंजाइश है। तो आपको लगता है कि कुछ गुंजाइश बाकी है, मतलब वो यहीं टिके रह सकते हैं, या ये तीर जो है वो तीर निकल चुका है कमान से? मैं इस बुनियाद पर 1% में इसको मैं देता हूं कि हो सकता है कि बच जाए। हाँ। सुशील मोदी का एक स्टेटमेंट आया है जी। सुशील मोदी वो बिहार के कद्दावर लीडर हैं बीजेपी के, और सुशील मोदी को अभी बुलाया भी गया कल ही अर्जेंसी में दिल्ली में, और वो अमित शाह जी के घर पर मौजूद भी थे जब बिहार के तमाम लीडरों को बुलाया गया था और चर्चा हो रही थी। सुशील कुमार मोदी जी ने एक मीडिया से बात करते हुए ये कहा कि ये, क्योंकि नीतीश कुमार के बारे में कई बार वो कुछ अनर्गल बातें भी बोलते रहे हैं दरमियान में, उन्होंने अभी ताजा बयान ये दिया एक मीडिया को कि नीतीश कुमार ऐसा भी कर सकते हैं कि आरजेडी पर और कांग्रेस पर दबाव बनाने के लिए, सीट की बार्गेनिंग को बढ़ाने के लिए, नंबर को, वो इस तरह का स्टेटमेंट दे सकते हैं, ऐसे कदम उठा सकते हैं, ये उनकी या पीएम फेस बनने के लिए। ठीक है जी, ठीक है। ये एक आखिरी सवाल, ठीक है है राकेश पोद्दार जी, आखिरी सवाल मेरा यह है कि 2013 में एनडीए छोड़ा था, और किस लिए छोड़ा था वो सब जानते हैं, मोदी साहब के नाम पर छोड़ा था कि नरेंद्र मोदी की पॉलिटिक्स को पसंद नहीं करते थे। ठीक है साहब, 2013 में छोड़ा, फिर 2017 में वापस आए, फिर 2022 में छोड़ा, फिर अब बात है 2024 की कि शायद वो वापस आ रहे हैं। ये बात सच है, नजर हसन कह रहे हैं कि भाई अभी ऑफिशियल कुछ भी नहीं है, और जो जेडीयू के लीडर हैं पासवान साहब, वो भी साफ तौर पर बहुत ज्यादा कुछ बोलने से बच रहे हैं। अब क्या लगता है आपको, कभी हाँ कभी ना, कभी आ रहे हैं कभी जा रहे हैं, अगर इस बार आए तो कितना भरोसा आप करेंगे, और मतलब कितना यकीन करेंगे कि नहीं ठीक है नीतीश कुमार आ गए हैं, अब हमारे ही हैं, वो कहीं नहीं जाएंगे? कम से कम अल्फाज में चूंकि वक्त की कमी है। देखिए राजनीति में किसी पे भरोसा नहीं करना चाहिए, विश्वास नहीं करना चाहिए, और संभावनाओं का खेल होता है राजनीति। और दूसरी बात, किसी के लिए दरवाजा हम बंद करते हैं तो जैसे ही दरवाजा बंद होता है तो खुलता भी है, ऐसी नहीं सोचना चाहिए कि दरवाजे खुलते भी हैं। तो रही बात, जहां विकास की बात होगा, कोई भी हमारे साथ आना चाहे, कांग्रेस के कोई नेता भी हमारे साथ विकास के नाम पर आना चाहेगा तो हम जरूर उनको अपने यहाँ लाएंगे और कहेंगे कि विकास के नाम पर भारत कैसे आगे बढ़े। कांग्रेस को सोचना पड़ेगा, क्योंकि कांग्रेस के अच्छे खासे लीडर्स जो हैं वो वहां से हट करके इधर आ गए हैं, कुछ डायरेक्ट आए हैं, कुछ इनडायरेक्ट आए हैं। बहरहाल जाहिर तौर पर जो सियासत है वो संभावनाओं का खेल है, और सियासत में कभी भी किसी के लिए भी ताले नहीं लगाए जाते, दरवाजे बंद नहीं किए जाते, ये बार बार बात कही जाती है। अब देखना है कि जेडीयू जो है क्या वो एनडीए का हिस्सा बनेगी या नहीं, एक आध दिन में ही सब कुछ क्लियर हो जाएगा। बहुत ज्यादा इस काम के लिए या इस बात के लिए इंतजार नहीं करना पड़ेगा। आप सब लोग मेरे साथ जुड़े, आप सबका बहुत बहुत शुक्रिया। प्रोग्राम को यहीं खत्म करते हैं। आदाब।